guys, welcome to class 25. Today we will going to learn about some more interesting features of Tele ERP.9. So let's get started. लास्ट टाइम की क्लासेस के अंदर में हमने सीखा था Tele ERP9 में कि किस तरीके से आप अपनी डिस्प्ले में जाके बुल बुक्स देख सकते हैं, ठीक है, कितना आपने लिया, कितना डिस्काउंट हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो आगे हम बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम देखते हैं कि और क्या नया इंटरेस्टिंग हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ आज। जैसे मान लो अकाउंट्स में यहाँ से वाउचर में आ जाओ। वाउचर में ऑल्ट के साथ F4 शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। ऑल्ट F4 ओनली F4 दबाओ। ऑल्ट F4 से परचेज ऑर्डर आ जाता है। तो F4 दबाओगे, ये होता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर क्यों यूज़ करते हैं वो आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर में आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो नंबर 1। अगर आपकी ट्रांजैक्शन, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको कर देते हैं थोड़ा 20 का साइज। अगर ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक हो रही है, इसका क्या मतलब है? अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो, होता है ना, कितने मोड होते हैं आजकल मालूम ही है। एक होता है IMPS होता है, एक होता है NEFT होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं। ये आपके सारे बैंक टू अदर मोड, बैंक टू बैंक मोड होते हैं। फिर आ जाता है बैंक टू कैश, ठीक है, यानी कि आप विड्रॉल कर रहे हो, बैंक टू कैश, बैंक से पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। तीसरा मोड जो होता है वो होता है बैंक टू तीसरा मोड जो होता है वो होता है कैश टू बैंक, यानी कि आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे कि एक जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम कर रहे हैं विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है पैसों का आहरण, यानी नकदी का निकास, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है, इस वाले फीचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम कर रहे हैं डिपॉजिट। तो दो चीज़ें हैं, एक आपका डिपॉजिट है और एक आपका विड्रॉल है, ठीक है। याद रहेगा, जब भी ये तीनों कंडीशन आती हैं तो आपकी जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर शॉर्टकट होता है F4, ये इसका शॉर्टकट होता है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम देखते हैं कि इस तरह से कॉन्ट्रा वाउचर कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपका टेली ERP9 के अंदर में। अब यहाँ पे मान लो मुझे एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो मैंने कहा कि जो बैंक अकाउंट है वो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने मेरा अकाउंट खोला। तो ये कह रहा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि हो सकता है हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से बना रखा हो। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। हम बनाते चलो HDFC अकाउंट बना लेते हैं, HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है। या देखो बैंक अकाउंट में भी आपके पास बैंक जो अकाउंट होते हैं उसमें भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो बैंक अकाउंट चलते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। कितने बताए? 2। नंबर 1 हो गया, पता है आप लोगों को, सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे सेव करते हैं। सेविंग अकाउंट, इसमें क्या होता है, इसमें एक लिमिट होती है हर चीज़ की, सेव करने की, निकालने की लिमिट होती है, प्लस इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये होता है करंट अकाउंट, ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो है करंट अकाउंट ही चलाते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि जो मेरा बिजनेस है वो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मेरा बिजनेस जो है वो बिजनेस अकाउंट है। ये यहाँ पे जो बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। तो बिजनेस अकाउंट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HDFC इसको करंट कर देंगे, ठीक है। या CA कर सकते हो, तो CA से ही पता चल जाएगा करंट अकाउंट है, ठीक है। तो दोनों तरीके से जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो। बैंक अकाउंट यहाँ पे आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, ये अकाउंट होल्डर क्या होता है, जैसे कि जो भी जिसका भी नाम का अकाउंट है उसको बोलते हैं अकाउंट होल्डर नेम। तो बिजनेस के अंदर में बहुत सारे लोग अपनी कंपनी के फर्म के नाम पे ही अकाउंट खुलवाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारा जो है हमारे नाम से खोल दो। तो जैसे भी होगा ये उसका IFSC कोड होता है, बाकी नॉलेज तो आपको है ही, ठीक है। कंट्रोल A एक्सेप्ट करा दिया हमने इसको। अब हमें मान लो कैश हमें जमा करना है
और कैश हमारे पास 5,05,000 है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कैसे आया था। 5,05,000 कैसे आया था ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि पिछली बार यानी कि पिछली क्लास में 5,05,000 का जो मेरा कैश हुआ वो किस तरीके से हुआ, ये आपको मुझे बताना है कि हाँ सर हमने इस तरीके से 5,05,000 हुआ। फिलहाल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं जो है 20,000 रुपये HDFC में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी कि जमा कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ। देखो अभी ये ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं है, सीधा डिपॉजिट की एंट्री है। यहाँ पे HDFC लिखा हुआ है और यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है। अब होना क्या चाहिए कि जब मैं 20,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ से 20,000 रुपये जो टोटल अमाउंट है यहाँ से कम होने चाहिए और यहाँ पे करंट बैलेंस में ऐड हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो हो गया क्या। अब इसको हमने यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन टाइप में ये आ रहा है कितने कितने के नोट जमा किए। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा मैं 2,000 के 10 नोट जमा कर रहा हूँ, तो देखो अपने आप 20,000 हो गए, ठीक है। ये बैंक अकाउंट हो गया, ये फलाना ढिमकाना। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप अगर चेक करना चाहो कि बैंक अकाउंट में मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस है तो कैसे चेक करोगे। आपने सिंपल वही काम करना है, आपने डिस्प्ले में जाना है, आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है और यहाँ पे कैश बुक और बैंक बुक दो बुक हैं आपके पास। तो आप देखो यहाँ पे HDFC करंट अकाउंट में 20,000 रुपये हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 95,000 यानी 95,000 रुपीज़ आपके स्टेट बैंक में हैं। ये देखो ये स्टेट बैंक में 95,000 की कॉन्ट्रा एंट्री हो रखी है। देखो आपने 95,000 रुपये कैश जमा करा रखा है यहाँ पे, और पीछे वाले अकाउंट में भी HDFC वाले में भी यही हाल है, ठीक है। जबकि कैश हमारे पास 4,85,000 पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कैश है। अब अगर ये कोई ये कहता है कि भाई कैश में हमने कहाँ कहाँ खर्चा किया ये आपको दिखाना है, तो आप सिंपल कैश बुक ओपन करके यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ऐसे एंटर किया हमने, तो आपको मतलब क्या कि तो हमारे पास टोटल कैश आया वो आया था हमारे पास 6,95,000 रुपये का कैश आया, जिसमें से हमने 2,05,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। तो हमारे पास जो बचा वो ये हुआ। तो बोला गया कि 2,05,000 रुपये हमने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, तो हमने एंटर किया तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो क्रेडिट साइड वाली है जगह, ये वाली जगह, इससे हमें पता लग जाएगी हमने ये पैसे खर्च कहाँ कहाँ किए हैं, और इधर वाली जगह से हमें पता लग जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं। जैसे ये 2 आशीष सोनी एंड सन्स की पार्टी हैं, इन्होंने हमें पैसे दिए, रिसिप्ट हमारे पास ये हुआ है ना। फिर ये हमने 5 लाख रुपए ये कहाँ से लेके आए, कैपिटल अकाउंट में लेके आए, यानी मालिक ने दिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं, अकाउंट्स निकाल सकते हैं। कभी भी आप काम करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्ट्रा समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बैंक टू बैंक एंट्री समझाता हूँ कि बैंक टू बैंक कैसे होती है। तो हम फिर से वाउचर में गए, कॉन्ट्रा वाउचर F4 करके हमने ओपन कर लिया, F4 करके, ठीक है। अब क्योंकि जिस भी अकाउंट में या जिस भी जगह पे आपको पैसे जमा, कॉन्ट्रा वाउचर का सिंपल सा रूल होता है कि अकाउंट्स के अंदर में यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे उसमें पैसे जमा होंगे, और नीचे जो भी नाम लिखोगे वहाँ से पैसे घटेंगे, ठीक है। पार्टिकुलर्स में से पैसे घटेंगे, यहाँ पे जो भी नाम होगा। सपोज यहाँ पे स्टेट बैंक आ गया, यहाँ पे HDFC आ गया, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो लाइव समझ में आएगा आपको। मैंने कहा कि मुझे ना HDFC में पैसे जोड़ने हैं, ठीक है। अभी मेरा नया अकाउंट खुला है तो अभी 20,000 रुपये हैं। अब मैं कह रहा हूँ स्टेट बैंक से निकालने हैं मुझे, तो स्टेट बैंक हम नीचे लिख देंगे। अब 95,000 हैं स्टेट बैंक में, तो मैंने इसको राउंड फिगर में मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा 45,000 जो है मुझे ये HDFC में डालने हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि चेक से डाल रहे हैं। मैंने कहा हाँ चेक से डाल रहे हैं। क्या चेक का नंबर, यहाँ पे ये चेक नंबर होता है, यहाँ पे ये होता है चेक नंबर। तो यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देंगे, कुछ भी हमें जो भी डालना है वो डाल दिया हमने। यहाँ पे चेक की डेट है, किस डेट का चेक है वो डाल देंगे। और यहाँ पे देखो कि अब वैसे तो वाउचर के हिसाब से आप देख ही सकते हो कि 65,000 रुपये यहाँ पे आ गए हैं और 50,000 रुपये यहाँ हो गए हैं। और यहाँ पे आप इसकी नरेशन लिख सकते हो इस तरीके से, ये इसकी नरेशन यहाँ आ जाएगी कि बीइंग कैश TRFC ट्रांसफ़र, ठीक है, इन HDFC, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसी तरीके से दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो आप बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट हमने खोला, बैलेंस शीट में हमारे पास जो करंट असेट्स होता है, असेट्स की साइड में ही हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमने एसेट्स लिया और एसेट्स में देखो यहाँ पे ये आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपके पास 2 अकाउंट्स हैं, देखो दोनों अकाउंट्स का बैलेंस आपको दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम आपको थोड़ी पेमेंट एंट्री सिखाते हैं। तो आज क्या है, अच्छे क्लास में थोड़ा वाउचर ही समझना है, ठीक है, क्योंकि वाउचर समझ लिए तो सब समझ में आ गया, वाउचर समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया। कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गई,
पेमेंट एंट्री समझते हैं, F5 करके हम पेमेंट एंट्री पे जाते हैं। और पेमेंट जो होता है ये एंट्री हर तरह की पेमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट है इसमें से पैसे जाएंगे और यहाँ पे नीचे इसमें पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कॉन्ट्रा एंट्री समझने के बाद, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में उल्टा होता है, ऊपर पैसे आते हैं नीचे से पैसे जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम कैश में दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं। मान लो हमने कहा कि हम HDFC से हम लोग पैसे किसी पार्टी को दे रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के नाम रहते हैं। जिसमें गुप्ता एंड सन्स को मैं 1,72,000 देने थे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 50,000 रुपये की राशि चुकता कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बोलेगा कि भाई आपके 2 बिल पड़े हुए हैं, तो आप कौन सा चुकता कर, मैंने कहा ये 2 अप्रैल वाला, मैं इसमें 50,000 रुपये कम कर लो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी इस तरीके से एंट्री हो गई, 50,000 रुपये कम होगा। ये पेमेंट की एंट्री है जो कि मैंने आपको बैंक से सिखाई। इसी तरह से आप कैश से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम फिर से बैलेंस शीट में जाते हैं करंट एसेट्स की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो बैंक अकाउंट है इसके अंदर में अब आपके टोटल 65,000 रुपये दिखा रहा है। तो मैंने कहा कैसे कैसे हैं, तो ये कह रहा है कि देखो जी 15,000 रुपये तो HDFC में रह गए और स्टेट बैंक में रह गए 50,000 रुपये। तो मैंने कहा यार ये जो 15,000 रुपये हैं ये कैसे रह गए, मेरे पास तो भाई 65,000 रुपये थे तकरीबन। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो दिखाते हैं कि देखो 65,000 रुपये आपके पास थे। आप ठीक बोल रहे हो सर, आपके पास 65,000 रुपये थे, लेकिन आपने 50,000 रुपये का खर्चा भी किया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। और टोटल जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो टोटल में से जो माइनस होता है, जो हमने खर्चा किया वो माइनस हो जाता है, और माइनस होके हमारे पास जो क्लोजिंग आता है वो ये हो गया, ठीक है। तो आपने को पता लग गया कि अच्छा ये खर्चा किया है तो कोई चाय चुपुड़ नहीं करेगा, है ना। तो ये एंट्री यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। पेमेंट में हम कैश की भी एक बार दिखा देते, कोई बात नहीं, सिंपल आपने कैश डालना है, आपने पार्टी सिलेक्ट करनी है, जिस भी पार्टी को आपने पेमेंट करनी है। अब मान लो मैंने कहा 22,500 रुपये मैं इसको दे रहा हूँ, तो राउंड फिगर 1,00,000 रुपये बच जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो अब ये दिखा रहा है कि 1,00,000 रुपये हमारा बच गया। अब अगर गुप्ता एंड सन्स कहता है कि भाई मुझे याद नहीं है कि आपने किस किस डेट में पेमेंट दी है, तो एक काम करो कि भाई मेरा लेज़र दिखा दो, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मैंने इस तारीख को आपको माल बेचा और इस तारीख को हमने इस तारीख को आपसे पेमेंट ली या आपने हमें पेमेंट दी है इतनी इतनी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम बैक करेंगे। यहाँ पर बैक जाके हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, सॉरी हाँ अकाउंट बुक में जाएंगे, अकाउंट बुक में, और अकाउंट बुक में लेजर होता है, ठीक है। तो लेजर में आपने जिस भी पार्टी जो भी पार्टी आपको आपका हिसाब मांग रही है, अपना हिसाब मांग रही है, तो उस पार्टी का आपको नाम सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे उस पार्टी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि देखिए आपने कैसे कैसे किया है। आपने तकरीबन 2,62,500 का माल हमने खरीदा है इस पार्टी से। 1,75,000 की एक परचेज़ है, दूसरी परचेज़ 87,000 की है। और हमने इसको पेमेंट कैसे कैसे की है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखो पेमेंट है 50,000 रुपये की, फिर यहाँ 40,000 की पेमेंट है, फिर 50,000 की पेमेंट है, फिर 22,500 की पेमेंट है। तो इस तरीके से आपने 2,62,000 रुपये में आपने जो पेमेंट करी है वो 1,62,000 रुपये आपने पेमेंट कर चुके हैं। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,00,000 रुपये है, यानी कि 1,00,000 रुपये अब आपको देना है। अब अगर आप ये कहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर बिल वाइज डिटेल देखनी है, तो आप ऑल्ट के साथ बी दबा के भी यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये हमारे 2 पेंडिंग बिल हैं जो देने हैं, यानी पेंडिंग अमाउंट होता है यहाँ पे बिल का, ये लिखा हुआ है ना पेंडिंग अमाउंट। तो 1,75,000 के बिल पे जो पेंडिंग अमाउंट बचा हुआ अमाउंट है वो 85,000 का है, और 87,000 के बिल पे 15,000 रुपये का अमाउंट बचा, यानी कि ये वाला जो है ये सबसे कम अमाउंट है। तो ये अगर यहाँ पे क्लिक कर इसको हम बैलेंस बिल को सेटल करेंगे तो ऑल्ट बी दबा के यहाँ पे एंट्री आ जाती है ऑल्ट बी। तो ऑल्ट बी जब हम दबाते हैं तो इसकी सेटलमेंट हो जाती है कि हमने पेमेंट करी किस वाउचर में, हमने किस अकाउंट से दिए। मान लो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिए, तो ये 15,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने आप चले जाएंगे। और ये देखिए अपने आप ये पूरी एंट्री बना दी इसने, और ये जो है ये इसको एक्सेप्ट यहाँ पे करा दिया इसने कि किस तरीके से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसने पेमेंट कर दी। तो बिल सेटलमेंट पे क्या होता है कि अगर हम पर्टिकुलर यहीं से हम उसको सेटल करना चाहें बिल को, तो वो सारे बिल अपने आप सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 वाउचर एंट्री मैंने आपको अभी सिखाई, तो आप इसको कॉपी में नोट करें कि मैंने क्या तो ये एक हो गया पेमेंट वाउचर, एक हो गया कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। बिल सेटलमेंट मैंने आपको सिखाया, ये आपको याद रखना है कि मैं सर ने आज क्या क्या सिखाया है, ठीक है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप हर दिन की यार रिपोर्ट दें, ताकि चाहे मेरे 70-80 स्टूडेंट्स के अंदर में से भी अगर मुझे 2-4 बच्चे भी रिपोर्ट देते हैं ना कि सर हमने डेली हमने 10-5 मिनट निकाल के 15 मिनट निकाल के हमने
सर आपकी क्लास ली, हमने ये सीखने को मिला, तो मुझे ना अंदर से खुशी होती है कि हाँ मैंने जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ या जिनके लिए भी मैंने ये क्लास डिज़ाइन की है, वो क्लास बना रहा हूँ, तो उन लोगों को एटलीस्ट वो उस चीज़ को बेनिफिट ले पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी को अटेंडेंस पूरी नहीं मिल पाती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो एक होता है ना इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि यार अगर 70 बच्चे हैं तो उनमें से 2-4 की अटेंडेंस आई है तो यार नहीं अच्छा लगता है, यानी कि बच्चों ने क्लास नहीं देखी। मेरे पास ने 1-1 मिनट लिखा हुआ आता है कि इस बच्चे ने 1-1 मिनट देखा है या इतने मिनट की देखी है या किस बच्चे ने कितना स्किप किया है। तो प्लीज़ यार एटलीस्ट इतनी तो रिक्वेस्ट आप अपने टीचर की कर ही सकते हो, कि इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हो कि कभी भी अपना 10-5 मिनट 20 मिनट निकाल के आपने अपनी क्लास आराम से लेनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियोस को स्किप करोगे तो यार आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, और मुझे क्या लॉस हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे तो, ठीक है। मेरे को जो प्रॉफिट लेना था, लॉस लेना था, वो मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्लास नहीं दूँ वो मेरी मर्ज़ी, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे ये चाहता हूँ कि जो आपने जो सोच के ज्वाइन किया है, जो सोच के मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, एटलीस्ट आप सभी बच्चों को फ़ायदा मिले, तो आप लोग क्लास बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दूसरी बात, आपको मुझे डेली रिपोर्ट करना है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जॉब करते हैं या ऑन शॉप रहते हैं, बहुत कम टाइम उनको मिल पाता है, तो उनके लिए संडे का टाइम होता है कि वो आराम से संडे को बैठ के अपना होमवर्क करके दिखा दें। और डेली की डेली क्लास तो उनको भी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको क्लास में कोई छूट मिल जाएगी कि वो संडे को सारा होमवर्क करके दिखा देंगे। होमवर्क के लिए छूट है, लेकिन क्लास के लिए तो आप सभी लोगों को करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत एडजस्ट अपनी ज़िंदगी के लिए। अपने लिए आप अगर 10-5 मिनट नहीं एडजस्ट निकाल सकते तो फिर यार क्या फ़ायदा है ऐसे काम करने का जिसमें आप अपने इम्प्रूवमेंट निकाल सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके आपको ये वाला जो कोर्स है, ये जो टेली कोर्स है, ये आपको और ज़्यादा ऊपर ही स्केल अप करेगा। चाहे आप अपना बिजनेस करने के लिए भी सोच रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट ये कोर्स करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 एंट्री समझ ली हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है ग्रुप समरी का, तो इसमें क्या होता है कि मान लो हमने समझना है कि हमने जो बैंक अकाउंट है उसको हमने समझना है कि बैंक अकाउंट में हमें क्या है। तो ये कुछ समरी दे देता है कि भाई 2 बैंक अकाउंट है, इतने इतने पैसे पड़े हुए हैं। ये समरी होती है कि हम भाई किसी भी अकाउंट की समरी कैसे निकलनी होती है। ये ग्रुप वाउचर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर में देखो, अभी हम पहले तो स्टेप समझो हम कहाँ पे हैं। इस वक्त हम लोग टैली मेंस के अंदर हम गेटवे में गए, डिस्प्ले मेन्यू में गए, हमने अकाउंट बुक देख रहे हैं, ठीक है। अब अकाउंट बुक के अंदर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर के 2 ऑप्शन है। तो कोई भी इंसान यहाँ पे जाकर वो चेक कर सकता है कि हमने पर्टिकुलर किस महीने में हमने कितनी सेल करी और पर्टिकुलर किस महीने में हमने कितनी परचेज करी। तो ये सारी डिटेल जो होती हैं ये परचेज रजिस्टर या सेल्स रजिस्टर में मौजूद होती है। इसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री बुक के अंदर में सारी गोडाउन से रिलेटेड एंट्री होती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग एक बार बेसिक स्टेप हम लोग कंप्लीट कर ऑलमोस्ट तो हम लोग कर चुके हैं। 95% हमारा पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है क्लास 25 तक, ठीक है। और ये हो जाना भी चाहिए क्योंकि अब 25 क्लासेस आपकी और बची हैं इस कोर्स के अंदर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास काम की लगी होगी। काम की लगी हो तो आप जो है इस क्लास के में कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें अपनी व्यूज़ लिखें, अपनी राय लिखें। अगर आप अपने सर को कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी करें, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे अपना होमवर्क इंडिविजुअली आप मुझे दिखाएं कि हाँ सर हमने आज ये सीखा आपसे, हमें तो यार मुझे भी एक खुशी मिलेगी, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाय बाय, टेक केयर।